स्वागत है दोस्तों आपका मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कि क्या होता है प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल इंटरप्राइजेस। इसके पहले मैंने टॉप 60 एमसीक्यू ऑन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे वीडियो अपलोड किया हो, वो आप जरूर देख लेना क्योंकि वो लेसन का ना पूरा निचोड़ है, पूरा चैप्टर का। वो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल इंटरप्राइजेस क्या होता है, पब्लिक इंटरप्राइजेस के फॉर्म्स कितने हैं, पब्लिक सेक्टर का रूल क्या था 1991 के पहले और 1991 के बाद, ग्लोबल इंटरप्राइजेस क्या होता है, जॉइंट वेंचर क्या होता है, ये पीपीपी क्या होता है, ट्रिपल पी क्या होता है। तो इसके बारे में हम इस लेक्चर में सब कुछ जानेंगे। ठीक है, देखते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंटरप्राइजेस है, इसी को ही कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेज होती है, कंट्रोल होती है और ओन की जाती है बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पीपल, उसको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। और इनका मेन गोल क्या रहता है, प्रॉफिट अर्निंग का। ठीक है, एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर है जिसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। क्लियर। पब्लिक सेक्टर ये क्या होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ओन की जाती है, मैनेज की जाती है, कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर। और इनका मेन मोटिव क्या होता है, वेलफेयर करना लोगों का। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल क्या है, इंडियन रेलवे, एलआईसी, ये एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर के। क्लियर। ग्लोबल इंटरप्राइजेस क्या होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपना बिजनेस बस एक ही कंट्री में नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्रियों में चलाती है, उसको कहते हैं ग्लोबल इंटरप्राइजेस। एग्जाम्पल क्या है, कोको कोला, सैमसंग, गूगल। सो देखिए, ये जो गूगल है बस अपनी इंडिया में ही नहीं है, ये और भी अदर कंट्री में चलते रहते हैं। तो ये क्या है, ये ग्लोबल इंटरप्राइजेस है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। सो पब्लिक इंटरप्राइजेस के तीन फॉर्म्स है। पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकेंड स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, थर्ड गवर्नमेंट कंपनीज। अब इसको देखते हैं डिटेल में। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ये मैनेज की जाती है डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। इसका एग्जाम्पल क्या है, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। सो इंडियन रेलवे क्या हुआ, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्लियर। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया जाता है, उस एक्ट के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। और उस एक्ट में ही डिफाइन होता है क्या क्या पावर है, क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या रूल्स है। एग्जाम्पल एलआईसी। एलआईसी कैसे क्रिएट हुई है, एलआईसी एक्ट के थ्रू, एलआईसी एक्ट 1956। तो ये क्या हुआ, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। क्लियर है दोनों, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन भी। अब देखते हैं थर्ड, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड हो अंडर कंपनी एक्ट 2013, जहां पे मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल हो गवर्नमेंट का, उसको कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इसके क्या क्या फीचर्स है, मेरिट्स, डीमेरिट्स। सो ये फंड किया जाता है गवर्नमेंट ट्रेजरी के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं। और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो हेड होता है, जो कंट्रोल और मैनेज करता है, वो कौन रहता है, आईएएस या सिविल सर्वेंट रहता है। ठीक है, इसके क्या क्या फायदे हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, इसमें ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है क्योंकि ये कंट्रोल किया जाता है पार्लियामेंट द्वारा। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रेन से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो रेलवे मिनिस्टर को आके जवाब देना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि क्या कारण था वो एक्सीडेंट का और वो क्या मेजर्स लेने वाले आगे ऐसे एक्सीडेंट ना देखने को मिले, इसीलिए। तो ये क्या हुआ, ये हाई अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। ठीक है, रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अब इंडियन रेलवे जो भी रेवेन्यू कमाता है वो किसके खाते में जाता है, गवर्नमेंट के।
गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाता है, और गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जो पैसा रहता है वही यूज किया जाता है एज अ फंड फॉर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए। क्लियर। बेस्ट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा रहता है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, इसीलिए। इसके क्या क्या नुकसान है? सो इसमें टू मच ब्यूरोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूल्स रहते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर रहते हैं, बहुत सारा पेपर वर्क रहता है। इसमें डिले इन डिसीजन देखने को मिलता है, एक अप्रूवल के लिए ये डिपार्टमेंट में जाओ, वो डिपार्टमेंट में जाओ, फाइल चलते रहती है, अप्रूवल कुछ मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो बहुत लेट मिलता है, तो इसीलिए डिले इन डिसीजन। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी अफेक्ट होती है। कंज्यूमर के लिए ऐसी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इनसेंसिटिव होती है, क्यों? क्योंकि वो सर्विस बराबर प्रोवाइड नहीं करती है। जैसे देखिए, इंडियन रेलवे सर्विस बराबर प्रोवाइड नहीं करती है। कभी बैठो आप जनरल डब्बे में, कैसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो। अगर नहीं बैठे होंगे तो बैठ के देखना, पता चल जाएंगे कैसी सर्विस देती है। तो क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, इसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स। सो पार्लियामेंट में एक्ट पारित होता है जिसके थ्रू स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्रिएट की जाती है, और उस एक्ट में ही डिफाइन होता है क्या क्या पावर है और क्या क्या रूल्स है। ठीक है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसका मतलब है कि ये केस कर सकती है और प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल एलआईसी क्या कर सकती है? किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे केस भी कर सकती है, और किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, एक्वायर्ड भी कर सकती है। क्लियर। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस रहती है, क्यों? एलआईसी इंश्योरेंस बेचती है और पैसा कमाती है, तो ये क्या है? ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर। फायदे क्या क्या है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के? ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेस बहुत कम रहता है। नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल बजट, सेंट्रल बजट पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, ये अपनी इंश्योरेंस बेचते हैं और कमाते हैं, वही फंड यूज किया जाता है। क्लियर। यूजफुल फॉर डेवलपमेंट, इसमें दोनों है, एक तो गवर्नमेंट पावर भी रहता है और बिजनेस स्टाइल भी रहता है। एलआईसी में देखा है आपने, डेवलपमेंट ऑफिसर रहते हैं, उनका काम क्या रहता है? एजेंट को बनाना और उनके थ्रू बिजनेस लाना। तो ये क्या हुआ, एक तो वो बिजनेस का भी काम कर रहे हैं ना, वो बिजनेसमैन भी हो गए, और उनकी वो गवर्नमेंट जॉब भी हो गई। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। क्लियर। क्या क्या नुकसान देखने को मिलते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के? तो सबसे पहला यार, स्टिल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मिलता है। कितना भी इंडिपेंडेंट उनको मिल जाए, फिर भी है तो वो पब्लिक इंटरप्राइजेस का टाइप है ना, तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत देखने को मिलता है। पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है, ठीक है, अगर कोई बड़े डिसीजन लेना हो तब। करप्शन, पब्लिक सेक्टर का ही एक टाइप है ये, करप्शन तो देखने को मिलता ही है जितने भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है सब में ही। ठीक है, क्योंकि ये डीलिंग क्यों करते हैं? पब्लिक के लिए। डिले इन डिसीजन, एक फाइल को अप्रूव होने के लिए भी बहुत समय लग जाता है, तो क्या है ये? डिले इन डिसीजन। देखते हैं गवर्नमेंट कंपनीज क्या है, इसके फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स। ठीक है। सो गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर होते हैं अंडर द कंपनी एक्ट 2013। लाइक कोई भी प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, रजिस्टर होना कंपलसरी है अंडर द कंपनी एक्ट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे गवर्नमेंट का एटलीस्ट 51% शेयर कैपिटल हो, उसी को ही कहते हैं गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी जो केस कर सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, उसी को कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर। देखते हैं क्या क्या फायदे हैं। तो इसमें कोई स्पेशल एक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको क्रिएट करने के लिए। जैसे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में ज़रूरत पड़ती थी कि पार्लियामेंट में वो एक्ट बनेगा जिसके थ्रू वो कॉरपोरेशन बनेगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बस रजिस्टर कर लो कंपनी एक्ट के तहत और बना लो, तो ये ईजी टू फॉर्म है। ऑटोनॉमी देखने को मिलती है, मैनेज में इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है गवर्नमेंट कंपनीज। कम्पीट करती है प्राइवेट सेक्टर के साथ और प्रिवेंट करती है, यानी रोकती है प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली ना हो जाए मार्केट में, इसके लिए। क्लियर। क्या क्या नुकसान है इस गवर्नमेंट कंपनी के? तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है डिसीजन का, एक डिसीजन लेने के लिए बहुत टाइम लगता है। लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी है, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैसा था, वो मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता था, सो वहाँ पे
डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती थी, क्योंकि वो डायरेक्टली कंट्रोल होता था पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन ये पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है, इसके लिए इसकी लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी है। क्लियर। मेन पर्पस डिफीटेड। गवर्नमेंट कंपनीज है, इनका तो काम होता है कि सर्विस प्रोवाइड करे, लोगों का कल्याण करे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। क्लियर। आगे बढ़ते। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। 1991 के पहले गवर्नमेंट का ये गोल था कि वो सोशल जस्टिस प्रोवाइड करे और सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर बने। ठीक है। जितने भी इंडस्ट्री थे 1991 के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ये जैसे की इंडस्ट्री थे स्टील, पावर, रेलवे, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, इन सबको गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी और तब लार्जेस्ट एम्प्लॉयर थी। इनका मेन उद्देश्य यही था कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करे गरीब लोगों को, ताकि जितनी भी रीजनल डिस्पैरिटी है वो रिड्यूस हो जाए। तब मतलब 1991 के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड का, इलेक्ट्रिसिटी का और वाटर सप्लाई का डेवलप करने में क्रूशियल रोल प्ले किया था पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में। तब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि लाइसेंस राज चल रहा था। गवर्नमेंट आसानी से लाइसेंस प्रोवाइड नहीं कर रही थी प्राइवेट कंपनीज को। प्राइवेट कंपनीज के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन थे, बहुत डिफिकल्ट था उनका सरवाइव करना, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जितने भी इंडस्ट्री है उनको वो खुद ही कंट्रोल करे, खुद ही मैनेज करे और खुद ही रेगुलेट करे। लेकिन बाद में ऐसा देखने मिला गवर्नमेंट को कि जितने भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है उसमें करप्शन ज़्यादा हो रहा है, प्लस लॉसेस भी हो रहे हैं। इसीलिए 1991 में एक LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इस 1991 में रिफॉर्म्स आने के कारण प्राइवेटाइजेशन इंडिया में बढ़ गया और ग्लोबलाइजेशन भी, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर की कंट्री की है वो भी बिजनेस कर सकती है इंडिया में। ये पॉसिबल हुआ 1991 में जो पॉलिसी है LPG वाली उसके थ्रू। सो इसमें क्या हुआ, इसमें प्राइवेटाइजेशन बढ़ा और डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ा। डिसइन्वेस्टमेंट यानी क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का कुछ शेयर बेच देना प्राइवेट सेक्टर को, ताकि गवर्नमेंट रेस कर सके फाइनेंशियल रिसोर्सेस, उसको ही कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब गवर्नमेंट रोल प्ले करने लगी रेगुलेटर का। पहले वो ओनर का रोल प्ले करती थी, है ना। 1991 के पहले सब कुछ गवर्नमेंट का ही था, गवर्नमेंट ही मैनेज करती थी सारे बिजनेस को, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी। अभी वो बस रेगुलेट करने लगी है प्राइवेट सेक्टर को और इंकरेज करने लगी प्राइवेट सेक्टर को कि वो compete करे, वो कंपटीशन फेस करे। इससे क्या होगा, कस्टमर का फायदा होगा, क्योंकि कस्टमर को एक अच्छी क्वालिटी का और रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर। लिमिटेड टू स्ट्रेटेजिक सेक्टर। पहले सारे इंडस्ट्री में, मैक्सिमम इंडस्ट्री में गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, मैनेज करती थी इंडस्ट्रीज को। लेकिन अभी क्या करने लगी, जो भी इम्पोर्टेंट है बस इम्पोर्टेंट सेक्टर लाइक ऑटोमेक, एनर्जी, डिफेंस, रेलवे, बस इसी में ही रोल प्ले करने लगी, इसी को ही मैनेज करने लगी। बाकी जो थी वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ दी। ठीक है। अब ये फोकस करने लगी सोशल सेक्टर में लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, पावर्टी एलिवेशन, और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वाली थी, यानी जो भी बिजनेसेस से रिलेटेड थी ना, वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दी गवर्नमेंट ने। तो यही है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। यानी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा देना, ग्लोबल सेक्टर को बढ़ा देना, ताकि कंपटीशन क्रिएट हो और कस्टमर को एक रीजनेबल प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट मिल सके। आगे बढ़ते। ग्लोबल इंटरप्राइजेस। ग्लोबल इंटरप्राइजेस को ही मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस बस एक ही कंट्री में नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्री में करते हैं उसको कहते हैं ग्लोबल इंटरप्राइजेस। फॉर एग्जांपल गूगल बस इंडिया में नहीं चलता, वो और भी बहुत सारी कंट्री में चलता है, तो वो क्या है, वो है ग्लोबल इंटरप्राइजेस। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं। मैसिव कैपिटल। ऐसे ही ग्लोबल इंटरप्राइजेस के पास मैसिव कैपिटल यानी बहुत ज़्यादा कैपिटल मिलता है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल सोर्सेज के थ्रू रेस करते हैं कैपिटल, और इनमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्ट करते हैं टाइम भी और पैसा भी रिसर्च और डेवलपमेंट में, इसीलिए एडवांस टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं।
वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन रहता है। ग्लोबल इंटरप्राइजेस, अभी मैंने बताया कि बस एक ही कंट्री में नहीं बिजनेस करते हैं, बहुत सारी कंट्री में बिजनेस करते हैं, तो इनका ऑपरेशन जो रहता है वो वर्ल्ड वाइड रहता है, ठीक है। सेंट्रलाइज कंट्रोल रहता है। फॉर एग्जांपल इंडिया की कोई कंपनी है जो और भी जापान में, चाइना में, यूएसए में वर्क कर रही है, बिजनेस कर रही है, लेकिन उसका हेड तो इंडिया में ही होगा, यानी सेंट्रलाइज कंट्रोल इंडिया से ही होगा। बस यही कहा गया है इस ऑप्शन में, ठीक है। यानी हेड ऑफिस जो रहता है वो होम कंट्री में ही रहता है। क्लियर। जॉइंट वेंचर। सो जॉइंट वेंचर क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा कंपनी एक साथ मिलके यानी टीम वर्क करके किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम करती है, उसको ही कहते हैं जॉइंट वेंचर। वो कंपनियां कंबाइन करते हैं जो भी उनके पास रिसोर्सेस हो, स्किल्स हो, मनी हो, और जितना भी प्रॉफिट होता है या रिस्क रहता है उस प्रोजेक्ट में, उसको वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मारुति सुजुकी देखिए। मारुति इंडियन कंपनी है और सुजुकी जापानीज कंपनी है। पहले इंडियन कंपनी को ये पता नहीं था कि कार कैसे बनाना है। वो बनाना तो चाहते थे क्योंकि डिमांड भी थी और इंडिया में पॉपुलेशन पहले से ही ज़्यादा है, इसीलिए। जापानीज कंपनी को ये पता था कि कार कैसे बनाते हैं, लेकिन उनके पास मार्केट एक्सेस नहीं था। तो इन दोनों ने मिलके इस सेम प्रोजेक्ट पे काम किया और कार बनाई मारुति सुजुकी, ठीक है। इससे फ़ायदा हुआ इंडिया को, क्योंकि वो कार इंडिया में बनी तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया। जापान का भी फ़ायदा हुआ, उनको मार्केट एक्सेस मिल गया, और कस्टमर का भी फ़ायदा हुआ, उनको एफोर्डेबल प्राइस में कार मिलने लगे। सो क्लियर है जॉइंट वेंचर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट वेंचर। ओनरशिप शेयर्ड। सो दोनों ने, मतलब इंडियन कंपनी और जापान की कंपनी, दोनों ने कलेक्टिवली ओवन किया और कंट्रोल किया जो भी न्यू प्रोजेक्ट था उनका, उसको। रिसोर्सेज शेयर किए दोनों कंपनीज ने, जापान की कंपनी और इंडिया की कंपनी, दोनों ने एज पर एग्रीमेंट जो भी मनी लगी, टेक्नोलॉजी लगी, स्किल्स लगी और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो सब उन्होंने शेयर किए। डिस्ट्रीब्यूशन का एक, रिस्क का और प्रॉफिट का। शेयर्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो जितना भी प्रॉफिट हुआ और जितना भी रिस्क था वो एज पर एग्रीमेंट उन्होंने शेयर किया। स्पेसिफिक पर्पस। जॉइंट वेंचर बनाई जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस से, जैसा इंडिया के लिए प्रॉब्लम था कार बनाना और जापान के लिए प्रॉब्लम था मार्केट एक्सेस करना, तो उन दोनों ने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम किया जिससे दोनों का ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, तो उसी को ही कहा जाता है स्पेसिफिक पर्पस। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी के बीच में, एक पब्लिक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जिस प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनी अपना पैसा लगाती है और वो प्रोजेक्ट को तैयार करती है। बाद में जितनी भी कॉस्ट लगी वो रिकवर करती है और प्रॉफिट भी कमाती है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। गवर्नमेंट को एक रोड बनाना है, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं बना सकती क्योंकि इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है जो फिलहाल गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज साथ में आते हैं और प्राइवेट कंपनीज अपना पैसा लगा के वो रोड बनाती है, ठीक है। गवर्नमेंट इन रिटर्न प्राइवेट कंपनी को ये राइट्स देती है कि वो आगे के 30 साल तक टोल टैक्स वसूल कर सकती है, ठीक है। अभी इससे फायदा क्या हुआ, गवर्नमेंट का ये फायदा हुआ कि रोड बन गया, जो कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव था, लोगों के लिए रोड बनाना। प्राइवेट का क्या फायदा हुआ, प्राइवेट का ये फायदा हुआ कि उनको एक काम मिल गया, एक प्रोजेक्ट मिल गया जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और आगे के 30 साल तक टोल टैक्स वसूल करके उन्होंने प्रॉफिट भी कमाया, ठीक है। तो यही होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके एक पब्लिक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जो दोनों के लिए बेनिफिशियल रहता है। क्लियर। आगे बढ़ते देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ना रिसोर्सेज शेयर हो जाते हैं, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट का भी। सो गवर्नमेंट का लास्ट एग्जांपल देखा जाए टोल टैक्स वाला, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या था, लैंड, जिसके ऊपर प्राइवेट कंपनी ने रोड बनाया, ठीक है। गवर्नमेंट का रिसोर्सेज क्या था, पैसा था, टेक्नोलॉजी थी और मैनेजरियल स्किल था। तो ये क्या हो जाता है, रिसोर्सेज शेयर हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, रिस्क और रिवॉर्ड शेयर हो जाते हैं। तो जितना भी प्रोजेक्ट में रिस्क रहता है या प्रॉफिट रहता है वो भी दोनों के बीच में शेयर्ड हो जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो भी कमिटमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे कि अभी अपने जो टोल टैक्स वाला एग्जांपल देखे, उसमें क्या था, 30 साल के लिए टोल टैक्स वसूल करने का राइट दे दिया था गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी को। सो ये एग्रीमेंट कैसा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनी बस ऐसा रोड बना दे जो 10 साल के लिए अच्छा चलेगा, बाद में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क सेट किया जाता है जिसके बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ये फीचर्स है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। समरी देख लेते हैं कि इस लेक्चर में अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जहां प्राइवेट इंटरप्राइजेस भी है, पब्लिक इंटरप्राइजेस भी है और ग्लोबल इंटरप्राइजेस भी है। पब्लिक इंटरप्राइजेस के भी फॉर्म्स है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो कि मिनिस्ट्री का पार्ट है, स्टैट्यूटरी कंपनी जो किसी एक्ट के थ्रू बनाई जाती है, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी जो कि रजिस्टर होती है कंपनी एक्ट 2013। 1991 के पहले पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था ये हमने जाना। 1991 के बाद जो एलपीजी पॉलिसी लाई गई 1991 में, तब पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था ये भी हमने जाना। ग्लोबल इंटरप्राइजेस क्या होता है ये हमने जाना। जॉइंट वेंचर क्या होता है, मारुति सुजुकी का एग्जांपल मैंने दिया था, ये हमने जाना। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है ये भी हमने जाना, ठीक है, जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी मिलके काम करती है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में।